तो चलिए आजाद भारत के प्रधानमंत्रियों के उस सफर पर एक नजर डालते हैं। जी हमारे पास एक ऐतिहासिक लेख के कुछ अंश हैं और कोशिश ये है कि समझें कि भारत का ये राजनीतिक नेतृत्व कैसे बदला है। बिल्कुल। और लेख एक दिलचस्प बात कहता है कि कैसे हम एक पार्टी के दबदबे से चले, फिर वो गठबंधन सरकारों का दौर आया और अब फिर से बहुमत वाली सरकारें हैं। हाँ, और ये सफ़र ज़ाहिर है शुरू होता है जवाहरलाल नेहरू से 1947 से 64 तक। जी लेख कहता है कि उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, मतलब बड़े उद्योग, सेक्युलरिज्म पर जोर और वो गुटनिरपेक्षता वाली विदेश नीति। हाँ, और आईआईटीज और वो पंचवर्षीय योजनाएं भी। जी हाँ, वो भी। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी थीं। बंटवारे का दर्द था और फिर वो 1962 का चीन युद्ध, वो भी एक मुश्किल दौर था। नेहरू जी के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री, कार्यकाल छोटा था, सिर्फ 2 साल, 64 से 66। हाँ, पर छाप बहुत गहरी छोड़ी। उनका वो नारा जय जवान जय किसान, वो तो आज भी याद है सबको। बिल्कुल। और लेख में जिक्र है कि 1965 युद्ध में उन्होंने देश को संभाला और हरित क्रांति के लिए भी मतलब जमीन तैयार की, सादगी के लिए जाने जाते थे वो। फिर इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। जी, 2 बार रहीं वो, 66 से 77 और फिर 80 से 84 तक। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश वाला, उसमें तो उनकी भूमिका बहुत बहुत निर्णायक थी। हाँ, वो तो थी, लेकिन फिर वो इमरजेंसी का दौर भी आया, 1975 वाला। वो थोड़ा कह सकते हैं विवादास्पद रहा। हाँ, लेख में भी इसका जिक्र है, नागरिक अधिकारों पर असर पड़ा था। जी, और फिर दुर्भाग्यवश ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में उनकी हत्या हो गई। और यहीं से मुझे लगता है राजनीति थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 1977 में पहली बार कांग्रेस हारी। हाँ, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। उनका फोकस शायद इमरजेंसी के असर को कम करने पर था। हाँ, काफी हद तक, पर वो सरकार अंदरूनी कलह की वजह से ज्यादा चल नहीं पाई। अच्छा, उसके बाद फिर राजीव गांधी आए, 84 से 89, सबसे युवा प्रधानमंत्री। जी, और उन्होंने टेक्नोलॉजी पर, कंप्यूटर, टेलीकॉम पर काफी जोर दिया, एक तरह से क्रांति की शुरुआत की। लेकिन उनके समय में वो बोफोर्स वाला मामला भी तो उठा था। हाँ, वो घोटाला सामने आया था और फिर 1991 में उनकी भी हत्या कर दी गई एलटीटी द्वारा। बहुत दुखद था वो। बहुत ज्यादा। बीच में वीपी सिंह का भी छोटा कार्यकाल रहा, 89-90। हाँ, छोटा कार्यकाल, लेकिन एक फैसला बहुत बड़ा, वो मंडल कमीशन वाला। ओबीसी आरक्षण। जी, ओबीसी आरक्षण, उसने तो जैसे मतलब भारतीय राजनीति में जाति के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा, इसका असर तो आज तक दिखता है। बिल्कुल। फिर थोड़ा अस्थिरता का दौर रहा, चंद्रशेखर भी कुछ समय के लिए रहे। हाँ, गठबंधन का दौर। लेकिन 1991 में फिर एक बड़ा मोड़ आया, है ना? पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर वो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिन्हें आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। उदय हो रहा था राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 98 से 2004 तक। वो पहले भाजपाई प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। सही कहा। उनके समय में वो पोखरण परमाणु परीक्षण हुए 1998 में, फिर कारगिल युद्ध 1999 और वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। हाँ, वो बड़ी सड़क परियोजना। बीच में देवेगौड़ा और गुजराल जी की भी छोटी सरकारें थीं। जी, वो संक्षिप्त कार्यकाल थे। फिर 2004 से आया यूपीए का दौर, 10 साल। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। जी, उनके नेतृत्व में उस दौरान आर्थिक विकास दर अच्छी रही और कई महत्वपूर्ण योजनाएं आईं, जैसे एमजीएनआरईजी, आरटीआई। सूचना का अधिकार और आधार भी तो तभी शुरू हुआ था। हाँ, आधार की भी शुरुआत हुई, लेकिन दूसरे कार्यकाल में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, 2G, CWG जैसे। हाँ, वो खबरें काफी चर्चा में थी। और फिर 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी का दौर चल रहा है। जी, वो आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। और पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। जी, ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ, ये भी है। लेख उनके बड़े कदमों का जिक्र करता है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जीएसटी का लागू होना। और वो अनुच्छेद 370 हटाना जम्मू कश्मीर से। जी, वो भी। और राष्ट्रवाद पर जोर दिखता है उनकी राजनीति में। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो लेख कुछ पैटर्न दिखाता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे राजनीति में वो एक पार्टी के दबदबे से गठबंधन और फिर वापस बहुमत की तरफ जाना। और अर्थव्यवस्था में भी नेहरू के समाजवादी मॉडल से शुरू होकर फिर उदारीकरण और अब डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस। सही।
और विदेश नीति में भी बदलाव दिखता है। गुटनिरपेक्षता से थोड़ा आगे बढ़कर एक ज्यादा कह सकते हैं मुखर भूमिका। बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा एक तरह से ये दिखाती है कि कैसे अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने वक्त की चुनौतियों का सामना किया और भारत को गढ़ा। हाँ, राष्ट्र निर्माण, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक उठापटक, ये सब इस कहानी का हिस्सा है। और सार यही है, जैसा लेख भी कहता है, कि हर नेता ने अपनी एक छाप छोड़ी है। जी, और इससे भारत का शासन, उसकी प्राथमिकताएं वो लगातार बदलती रहीं, विकसित होती रहीं। ये एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? कि भविष्य के जो नेता होंगे उनके सामने अब क्या नई चुनौतियां होंगी, क्या नए मौके होंगे, और क्या अतीत के ये अनुभव उन्हें कोई रास्ता दिखा पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।